लेकिन आईएनडीआई गठबंधन इतने सारे पार्टी आप एक साथ आते हैं और वहां अचानक से एक पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री होने की बधाई दे दी जाती है। और कांग्रेस अभी भी 90+ है क्योंकि देश की सरकार यहाँ पर बन रही है ना। देखिए, कार्यकर्ता की अपनी भावना है, उसने अपनी भावना व्यक्त की। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। इंदौर में बीजेपी के शंकर लाल तो जीत गए हैं, लेकिन नोटा को 1,72,000 वोट, नोटा को शंकर ललवानी जीते हैं, लेकिन नोटा को 1,72,000 वोट इंदौर में। और ऐसा शायद पहली बार होगा कि नोटा को इतने बड़े तादाद में वोट मिला होगा। इंदौर से खबर, जहां पर नोटा को 1,72,000 वोट अभी तक शंकर ललवानी जीत गए हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन नोटा को 1,72,000 वोट इंदौर में, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और नोटा तब जाकर कोई भी, अगर हम कहें वोटर, उसके मन में तभी ये भावना आती है जब कोई भी कैंडिडेट उसे पसंद नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति क्यों बनी? इंदौर में बीजेपी के शंकर ललवानी को बहुत मुकाबला नहीं था, विपक्ष से बहुत मुकाबला नहीं था, विपक्ष के कई कैंडिडेट वहां पर पर्चा भी खारिज हो गया। लेकिन देखिए, लोगों ने विपक्ष को वोट नहीं दिया तो उन्होंने जाकर नोटा को दे दिया। 1,72,000 वोट नोटा को इंदौर में मिला है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो नोटा को 1,72,000 वोट अगर नोटा के लोगों ने, वहां के लोगों ने दबाया है नोटा में, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि कितना आक्रोश था वहां पे प्रत्याशी के खिलाफ लोगों को। लेकिन वहां पे सरकार के खिलाफ कितना आक्रोश है। विपक्ष के लिए भी कुछ खास अच्छा नहीं था ना दीपक जी। देखिए, वहां पे जब पर्चा ही खारिज हो गया विपक्ष का, अगर विपक्ष वहां पे रहती तो परिणाम कुछ और होता। लेकिन लोगों को आप आक्रोश देखिए कि केंद्र सरकार को लेकर के, वहां के प्रदेश की, मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर के, कि लोगों में कोई आक्रोश नहीं था। लोग घरों से निकले, लोगों को मालूम है कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है, जो वर्तमान के प्रत्याशी थे वहां पे, जो जीत रहे हैं, जो जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ उन्होंने 1,72,000, अब तक के इतिहास में मैं समझता हूँ 1,72,000 नोटा के खाने में कभी किसी ने वोट नहीं डाला होगा। तो आप खुद देखिए कि कितना आक्रोश है लोगों के अंदर। ठीक है, एक और बड़ी खबर आ रही है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त, रामपुर से एसपी 1 लाख से ज्यादा वोट से आगे चल रही है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट आपको हम बता रहे हैं सुल्तानपुर का, जहां पर मेनका गांधी अभी पीछे चल रही है। 13,526 वोट से मेनका गांधी पीछे चल रही है। अलीगढ़ से बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर पीछे चल रहे हैं, सतीश गौतम पीछे चल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी रामपुर में 1 लाख वोट से ज्यादा आगे चल रही है। मुरादाबाद से एसपी की रुचिवीरा आगे चल रही हैं। यहाँ पर बार बार कैंडिडेट बदला गया। मेनका गांधी सुल्तानपुर में पीछे चल रही है। अब 13,000 लगभग 13,000 वोटों से वो पीछे चल रही है इस वक्त मेनका गांधी। सतीश गौतम भी पीछे चल रहे हैं, 21,000 वोटों के लगभग आसपास पीछे चल रहे हैं। रामपुर से एसपी 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे एसपी कैंडिडेट। मुरादाबाद की बात कर ले, एसपी की रुचिवीरा आगे चल रही है। मुरादाबाद में बार बार कैंडिडेट बदला गया। एसपी हसन पहले सांसद थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, रुचिवीरा को टिकट दिया गया, जिसकी नाराजगी भी थी, लेकिन रुचिवीरा आगे चल रहे हैं। आनंद दुबे इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, उत्तर प्रदेश में तो जो वोटर्स जिस तरह से वोट कास्ट किया उन्होंने, इसे आप किस तरह से रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जो अभी रुझान दिख रहे हैं जी, वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं। जो हमारी अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप ये परिणाम नहीं है। निश्चित रूप से वजह क्या कहीं कोई निश्चित रूप से कहीं कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से ये परिणाम आए हैं, लेकिन इन परिणामों का संपूर्ण विश्लेषण या एक एक चीजों को देखकर उत्तर प्रदेश में क्यों ये स्थिति रही, इसका हम विवेचन करेंगे और उसके आधार पर आगे। आनंद जी, ठीक है, विवेचना तो होती रहेगी, लेकिन क्या लगता है, क्या आईएनडीआई गठबंधन को उत्तर प्रदेश में हल्के में लिया बीजेपी ने, या फिर मुद्दों में भटक गए कहीं? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि क्या कारण रहे, क्योंकि अगर इस तरह के रुझान आए हैं तो निश्चित कई कारण हो सकते हैं इसके पीछे। कहाँ कौन सी चूक रही है, इन सारे चीजों का पार्टी स्तर पे हम समीक्षा करते हैं। जब हम जीतते हैं तब भी समीक्षा करते हैं कि और बेहतर क्यों नहीं हो सका, और अगर हम कहीं असफल होते हैं तो भी हम समीक्षा करते हैं कि और सीट वाइज बात कर लेते हैं, सीट वाइज बात कर लेते हैं। अमेठी, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बार बार कह रही थी कि मैं तो यहीं की हूं, राहुल गांधी ने इस परिवार को परिवार नहीं माना। केएल शर्मा से वो हारती हुई दिख रही हैं। वहीं मेरठ में अरुण गोविल, टीवी के नाम को आपने चुनाव मैदान में उतार दिया, उन्हें जनता ने नकार दिया, जबकि मेरठ तो बहुत सुरक्षित बीजेपी के लिए मानी जाती रही अब तक। नहीं, देखिए, थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन अभी बहुत कम है।
और लोकसभा चुनाव में 10,000 5,000 इन सब का मार्जिन जो बहुत कम माना जाता है, तो इसलिए थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए हमें, 2-3 घंटे बिल्कुल बाद आनंद जी बदलेगी। इंतजार करेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा ये था कि क्या आपको ये भी लगता है कि कैंडिडेट सिलेक्शन भी एक बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा था कि बीजेपी ने दोबारा से उसी उम्मीदवार को उतारा जिसे लेकर नाराजगी चल रही थी, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जहां से देश की सियासत का रास्ता होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सारी जगह पर आपकी सीटें ऐसी थी जहां पर कैंडिडेट उस तरह से नहीं सेलेक्ट किया गया जैसे कहा गया, यानी कि उत्तर प्रदेश की नहीं मानी गई बल्कि बाहरी नेताओं की मानी गई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो विश्लेषण है या आपका जो मूल्यांकन है वो आप आपके अपने आधार पर है। पार्टी इन्हीं सारी चीजों को लेके, ये जो सवाल आप उठा रही हैं, ये सारी चीजें जहन में हैं, और इन सारी चीजों को लेकर ये कोई एक कारण नहीं हो सकता है, अन्य कारण भी हो सकते हैं। इन सारी चीजों को लेके हम बैठेंगे और उस पर चिंतन करेंगे कि आखिर जिस जगह हम सोच रहे थे कि हमें 80 की 80 मिलेगी, या हम 70+ जाएंगे, या हम पिछले नतीजे के आपके आसपास साक्षी महाराज भी पीछे हो गए, अभी तक आगे चल रहे थे लेकिन साक्षी महाराज भी पीछे हो गए, साध्वी निरंजन ज्योति भी पीछे चल रही है इस वक्त, और ये बड़े बड़े चेहरे हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैं बता रहा हूं, आपने भी दिखाया कि 3,000 कुछ वोटों से पीछे हैं, तो ये 3,000 4,000 5,000 आप भी मानती हैं कि लोकसभा के चुनाव में जो है इनका कोई मतलब नहीं होता है। ये कभी कोई आगे हो जाता है, कभी कोई पीछे। कुछ इलाकों में बूथ खुलते हैं जहां हो सकता है किसी पार्टी का के मतदाता ज्यादा हो या किसी पार्टी का वर्चस्व उधर ज्यादा हो, फिर हमारी तरफ आए, तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं अब भी कहता हूं कि जो ये रुझान दिख रहे हैं वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं है, और दीपक जी को बधाई है, यहाँ बैठे हुए दीपक रंजन जी, कि भाई इनकी पार्टी के रुझान जो है अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज लगे हाथ इनसे और पूछ लीजिएगा कि ईवीएम पर भरोसा मजबूत हो गया है? दीपक जी बताएंगे। दीपक जी, ईवीएम पर भरोसा है, मजबूत हो गया कि नहीं? दीपक जी, ईवीएम पर भरोसा है? देखिए, हम ईवीएम से जीते हैं, लेकिन हम अगला चुनाव जो है हम ईवीएम से नहीं कराना चाहते। हम चाहते नहीं एक बार बैलेट पेपर से भी चुनाव हो जाए। देश की जनता जिसको कहीं ना कहीं संदेह है कि ईवीएम से, भाई ठीक है, हम अपना हमें हमारा सवाल उठाना हमारा लाजमी है, और जवाब देना इसी का ये काम है कि हमने अगर कोई सवाल उठाया है तो आप इलेक्शन कमीशन को उसका जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि जब आप कोई आरोप लगाए तो तथ्य भी रखे, संदेहों के आधार पर नहीं होता है। और ईवीएम को लेकर तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी मसला है, सुप्रीम कोर्ट आकर साबित कीजिए, कभी आप साबित नहीं कर पाते। आज की तारीख में चुनाव जो कंडक्ट हुआ है वो ईवीएम से कंडक्ट हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल के केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की 7 साल की नाकामियों के खिलाफ जो है उत्तर प्रदेश की देवतुल्य महान जनता ने जो है वोट की चोट दी है। और जिस तरीके से हमने कैंडिडेट के जरिए ही दी है ना, मैंने कहा कि ईवीएम के जरिए नहीं थी, मैंने कहा ना कि चुनाव ईवीएम से कंडक्ट हुआ। लेकिन दीपक जी, बार बार चुनाव आयोग के पास जाना, अखिलेश यादव जाते हैं चुनाव आयोग के पास, प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, और बार बार ये भरोसा जताने के लिए वो कहते जरूर है कि उम्मीद है कि सब चीजें सही तरह से होगी, काउंटिंग सही से होगी। बार बार इसका क्या मतलब है? अच्छा ये बताइए क्या पूर्व के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता रहे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ जी ने, इन लोगों ने क्या ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए? उन्होंने भी सवाल उठाया। तो क्या इसी वजह से आपने सवाल उठाए? उनके वजह से नहीं, मेरी पूरी बात आ जाए दीजिए। और रहा सवाल, आपने कहा कि बार बार कैंडिडेट बदलने का, जिस तरीके से हमने कैंडिडेट दिए ना, हमारी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो वो ट्रैप हो गई। हमने पीडीए परिवार को लेकर के हम आगे बढ़े, उनकी ये जितनी भी जो है दलित शोषित वंचितों की आवाज बन करके हम आगे बढ़े, और जनता ने उस पर मोहर लगाई। अच्छा, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी थी, आपको लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी फंस गई? इस पर जवाब ले लेते हैं हमारे साथ दीपक जी, आनंद जी जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि ईवीएम की बात कि नहीं हम ईवीएम, देखिए मैं तो 2 चीजें कहता हूं, दीपक रंजन जी जरा गंभीरता सुन लीजिएगा। इन्होंने कहा कि हमारे नेताओं ने सवाल उठाया। निश्चित रूप से जब इस देश में ईवीएम पहली बार लाने की बात हुई तो हमारे भी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया, कई पार्टी के नेताओं ने। जब क्लैरिफिकेशन हुआ, उसके बाद 2004, 2009 में चुनाव हुआ, यूपीए उससे जीती, 2012 में आप जीते, मायावती जी जीती, 2007 में, 2012 में आप जीते। हमने कभी फिर सवाल नहीं उठाया, आप लगातार सवाल उठाते रहे। जून 2017 में चुनाव आयोग ने हैकाथॉन का आयोजन किया और जितनी पार्टियों ने सवाल उठाया था, सौरभ भारद्वाज ने एक सवाल उठाया था दिल्ली की विधानसभा में, सबको बुलाया, कहा आइए और चुनाव और इसको हैक करिए और साबित करिए कि ईवीएम हैक हो रही है और ईवीएम पे
कोई पार्टी नहीं गई। नेशनल ये एनसीपी गई थी और सीपीआईएम, दो पार्टियां ऐसी गई थी जो उसमें असफल रही। इसके बाद कोई पार्टी गई ही नहीं। जो सवाल उठा रहे थे वो भी नहीं गए। ठीक है, तस्वीर एक बार फिर बदलती हुई दिख रही है। लौटेंगे आप दोनों के पास, एक बार फिर से आंकड़ों का जिक्र कर लेते हैं जो टैली इस वक्त दिख रही है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में तस्वीर एक बार फिर बदली। INDIA यहां पर 40 सीटों पर आगे, जबकि एनडीए में यह सीट जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। 38 पर एनडीए आगे उत्तर प्रदेश में। बीजेपी, कांग्रेस, अदर्स की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में 5 की 5 अभी भी बीजेपी की झोली में जाती हुई दिख रही है, 5 की 5 सीटें। और बड़ी खबर इस वक्त देखिए, महेंद्र नाथ पांडे पीछे चल रहे हैं। 4480 चंदौली से महेंद्र नाथ पीछे चल रहे हैं। महेंद्र नाथ पांडे पीछे चल रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्री हैं जो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। देवरिया से बीजेपी के शशांक मणि आगे चल रहे हैं। वहीं पर 1,70,000 वोटों से लगभग देवरिया से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। 17,000 वोट से शशांक मणि त्रिपाठी आगे हैं। 17,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं शशांक मणि त्रिपाठी। देवरिया की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। शशांक मणि त्रिपाठी 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्री इस वक्त पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के कई लीडर्स ने बढ़त भी बना रखी है। तस्वीर पल बदलती हुई दिख रही है। 1 बजे से ज्यादा का वक्त हो चला है और तस्वीर अब भी बदलती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश में एनडीए 38 पर आगे, इंडिया 40 पर आगे। शुरू में 44 पर इंडिया आगे, लेकिन अब 40 पर आगे है। 4 जो सीट है वो एनडीए की तरफ जुड़ती हुई दिख रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश संत कबीरनगर की बात करें, बीजेपी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। वहीं बात अगर हम सुल्तानपुर की कर ले, मेनका गांधी अब भी पीछे चल रही है। सुल्तानपुर से पीछे चल रही है मेनका गांधी। और उत्तर प्रदेश की अगली सीट वाराणसी, जहां पर अजय राय पीछे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार कैंडिडेट है, वो आगे चल रहे हैं। बड़े वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश की मैं आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और पूरे देश में इंडिया की तस्वीर देखिए। एनडीए 295 में आगे, इंडिया 229 पर आगे, अदर्स 19 पर आगे। ये 543 लोकसभा सीटों की तस्वीर इस वक्त रुझानों में। 240 पर बीजेपी अकेले आगे चल रही है। वहीं जीत हार का फैसला भी कई सीटों पर अब तक हो चुका है और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। रितेश पांडे इस वक्त, ये देखिए, स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। अमेठी में बीजेपी कैंडिडेट है, केंद्रीय मंत्री हैं, पीछे चल रही हैं। और 2014 में राहुल गांधी से हार गई थी। 2019 में राहुल गांधी को हरा दिया। 2024 में केएल शर्मा उनके खिलाफ हैं और उनसे पीछे चलती हुई दिख रही हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ पीछे चल रहे हैं आजमगढ़, जहां पर धर्मेंद्र यादव ने बढ़त बना रखी है, बड़ी बढ़त बना रखी है। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। अलाउद्दीन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर हमारे साथ बीजेपी ऑफिस से जुड़े हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि दफ्तरों पर क्या हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में तो थोड़ी देर पहले जश्न भी मनने लगा। वहां पर अखिलेश यादव का पोस्टर भी लग गया। अग्रिम प्रधानमंत्री की उन्हें बधाई भी दे दी गई। और अलाउद्दीन से ही जान लेते हैं। अलाउद्दीन, बिल्कुल, कुछ ज्यादा उत्साह नहीं है? बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी का दफ्तर बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जो रणजीत कार है वो निकल रहे हैं। जो है उदयवीर सिंह आए, उसे जान लेते हैं। उदयवीर जी, अब तक तो रुझान लगभग क्लियर हो गए हैं। आप लोग लगातार मीटिंग्स में थी, बातचीत भी चल रही थी। क्या है आप लोगों का अंदाजा, रुझान क्या नतीजों में तब्दील जो हो रहे हैं? 50 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अभी काउंटिंग कराने का संघर्ष जारी है। आपसे भी अनुरोध है, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप लोग न्यूज का फोकस इस पे रखिए कि कैसे काउंटिंग हो रही है। क्यों ऐसा है कि एक जगह से एक उम्मीदवार जीता, डिक्लेयर हो गया, उसकी पूरी काउंटिंग हो गई और दूसरी जगह 7वां राउंड चल रहा है, कहीं 15वां राउंड चल रहा है। कहाँ की बात आप कर रहे हैं? मैं शाहजहांपुर की बात कर रहा हूँ और मैं कई जगहों की बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे मार्जिन है, वहाँ काउंटिंग स्लो क्यों हो रही है? चुनाव आयोग को बार बार शिकायत की जा रही है, उस शिकायत के हिसाब से क्यों रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है? ये मुद्दा है। इस मुद्दे पे ध्यान दीजिए। जो जनता ने मत दिया, आशीर्वाद दिया है, उसकी सही गिनती हो जाए, सही लोग चुन के आ जाएं, कि जो जनता के रुझान के हिसाब से चुन के आए, उसके बाद आगे की बातें होती रहेंगी। क्या दिल्ली जाने का भी कोई अभी प्लान है आप लोगों के बड़े नेताओं का? तो बड़े नेताओं का प्लान है, वो जो होगा वो मालूम चलेगा, वो हमको नहीं पता होता है। और जब
जो भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद इंडिया गठबंधन के लोग अपने हिसाब से मिलेंगे, जो बैठेंगे, जो भी आगे राजनीतिक रास्ता होगा तय करेंगे अपने साथ। बिल्कुल, उदयवीर सिंह जी थे जो कि मुख्य रणनीतिकार है समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद फौरन निकल रहे थे। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ तमाम लोग जा रहे हैं। छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे माफ कीजिएगा संकेत आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले दीपक रंजन जी एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए। आखिर बार बार संदेह क्यों क्रिएट किया जाता है? अगर वोटों की गिनती हो रही है किसी एक जगह पर, अगर वोटों की गिनती संपन्न हो गई है और दूसरे बेंच पर हो रही है, तो उसी हिसाब से आएंगे ना नतीजे। बार बार संदेह क्यों क्रिएट करते हैं आप लोग? अगर राजनीतिक दल को अगर कहीं अनियमितता हो रही है, कहीं अगर संदेह पैदा हो रहा है, तो उसका हम संदेह भी ना करें। अभी कहीं पर रिजल्ट, कई ऐसी जगहों पे हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जीत अनाउंस हो गई, कहीं पे इंडिया गठबंधन को जीत अनाउंस हो गई, और कहीं पर सिर्फ 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड की अब तक गिनती हो पाई। तो आखिर जहां पर मार्जिन कम है वहां पर इतना स्लो क्यों हो रही है काउंटिंग? तो आप खुद सोचिए ना, जहां पे हमें संदेह पैदा हो रहा है तो क्या हम उसका अपना विरोध भी वो ना दर्शाए? नहीं, अपना विरोध भी करने का हमें हक नहीं है। राजनीतिक दलों को विरोध करना, संदेह क्रिएट करना अलग अलग बातें हैं। नहीं, तो संदेह, बिल्कुल संदेह हो रहा है हमको, तभी तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। जिस चीज का हमें संदेह हो रहा है, जब वोटिंग इतनी धीमी कर दी जा रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भी संदेह व्यक्त किया है। मिश्रा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, उनके पास चलते हैं, बीजेपी ऑफिस में मौजूद है। संकेत, बीजेपी ऑफिस में क्या हलचल है इस वक्त? क्योंकि कई जगहों पर जश्न मनाना लोगों ने शुरू कर दिया है, लेकिन एक तरफा जीत क्योंकि होती दिख नहीं रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर क्या हलचल? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत तमाम नेता यहाँ पर कार्यालय में बैठे हुए हैं और मंथन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की परिणामों की अपेक्षा की थी उस हिसाब से अभी तक के रुझानों में परिणाम नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मंथन का दौर लगातार यहाँ पर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में, और जो यहाँ पे संगठन के पदाधिकारी हैं, पूरे दफ्तर की एक बार तस्वीर दिखाइए कि वहाँ हलचल है, सन्नाटा है, क्या है, एक बार दिखाइए जरा। आएंगे, फिलहाल अभी हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर के पास में थे। ये भारतीय जनता पार्टी का राज्य मुख्यालय है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर जो तमाम नेता हैं, चूंकि वो अंदर मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में मौजूद है, ऑफिस में मौजूद हैं अपने, ऐसे में तमाम जो वाहन हैं वो यहाँ पर लगे हुए जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बैठक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में। हम मेन गेट की तस्वीरें दिखाते हैं, जो मुख्य द्वार है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ की भी हम तस्वीरें दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय के बाहर जो तस्वीरें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो गेट है, यहाँ पर तमाम जो कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय के बाहर का ये मुख्य द्वार है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अंदर बैठक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये परिसर है भारतीय जनता पार्टी का, और ये मुख्य द्वार यही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय के अंदर बैठक जारी है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इसके अलावा महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद हैं, और जो एमएलसी हैं, जो संगठन के कार्यों में लोग लगे हुए थे, वो इस बैठक में अंदर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में बैठक चल रही है, मिठाइयां बट रही है, पोस्टर्स लग रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी वाले शायद इंतजार कर रहे हैं कि तस्वीर थोड़ी और क्लियर हो जाए। तो चलिए, अलाउद्दीन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अलाउद्दीन का रुख कर लेते हैं। अलाउद्दीन, और कौन कौन से बड़े चेहरे एसपी के वहां दिख रहे हैं? और देखिए, साफ तौर से समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि कम से कम समाजवादी पार्टी दफ्तर ना आए। इसलिए ना आए क्योंकि सबको काउंटिंग के लिए कहा गया है। ये समाजवादी पार्टी दफ्तर से सीधे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इक्का दुक्का लोग और तमाम कुछ मीडिया कर्मी ही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि आप हारे या जीते, दोनों अवस्थाओं में आपको अपने काउंटिंग स्थल पर ही बने रहना है। शुरुआत में 100-150 कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन एक बार फिर से आपको जैसे मैंने सीधी तस्वीरें दिखाई कि उदयवीर सिंह जब बाहर आए तो सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया। ये तस्वीर हो गई समाजवादी पार्टी कार्यालय की। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका घर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बीच में सिर्फ अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, इतनी ही
दूरी है, मैं उस तस्वीर को भी दिखाऊंगा। वहां पर भी पूरी तरह से सन्नाटा बस रहा है, वहां से भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई कार्यकर्ता यहाँ मौजूद नहीं रहेगा। तो शायद तस्वीरों को और ज्यादा साफ होने की तरफ का इंतजार किया जा रहा है। वजह गर्मी भी हो सकती है, दोपहर का वक्त है क्योंकि, और टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया। हीट वेव को लेकर भी पहले अलर्ट जारी किया गया था। क्या गर्मी भी एक वजह है कि अभी अंदर से ही पूरी पिक्चर को क्लियर होने का इंतजार किया जा रहा है? पहले हम देखते थे बहुत ज्यादा जश्न भी मनाया जाता था, और एक ये तस्वीर भी आ गई है जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी स्थिति यहां पर दिख रही है। माफ कीजिएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ये। तो इंडी गठबंधन की काफी अच्छी स्थिति उत्तर प्रदेश में जो अभी दिख रही है, 44 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही थी, लेकिन अब 42 है ये आंकड़ा। और इससे पहले हमने जैसा कि आपको दिखाया कि बीजेपी 32 से 33 सीटों पर अपने अकेले दम पर आगे चल रही है। साथ ही आरएलडी की भी 2 सीटें हैं जहां पर आगे चल रही है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और सुल्तानपुर से खबर, जहां पर मेनका गांधी अभी भी पीछे चल रही है, लगातार ये खबर आ रही है। और अभी एक बार फिर से आपको बता देते हैं, सहारनपुर से इमरान मसूद आगे चल रहे हैं। इमरान मसूद आगे चल रहे हैं। अवधेश प्रसाद फैजाबाद वो आगे चल रहे हैं। फैजाबाद, बड़ी बात है ये कि वो आगे चल रहे हैं। रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट, वो मुरादाबाद में आगे चल रही है। ये तस्वीरें एक एक कर हम क्लियर कर रहे हैं। शशांक मणि त्रिपाठी देवरिया से वो आगे चल रहे हैं। और एक और अगली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वाराणसी से वो आगे चल रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। पिछली बार लगभग 5 लाख का फासला था। करण भूषण आगे चल रहे हैं कैसरगंज से, बहुत ही विवादित रहा, सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। भरत भूषण उनके पिताजी, इस बार उनको नहीं दिया गया टिकट, करण भूषण को दिया गया, आगे चल रहे हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से आगे चल रहे हैं, ये भी बीजेपी के लिए एक तरह से परंपरागत सीट बन गई है। जितिन प्रसाद पीलीभीत में वो आगे चल रहे हैं। इस बार कांग्रेस से जब बीजेपी में आए, जितिन प्रसाद को बीजेपी ने यहां से उतारा। हेमा मालिनी मथुरा से वो आगे चल रही है, तीसरी बार चुनाव मैदान में है और हैट्रिक लगाने की तरफ है। वहीं साक्षी महाराज एक बार फिर आगे हो गए हैं, कभी आगे कभी पीछे की तस्वीर दिख रही है। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर पीछे चल रही हैं। कहीं इन्हें नुकसान तो नहीं हो गया? जो बयान इन्होंने दिया राजा को लेकर कि ईवीएम से अब राजा बनता है, राजा रानी के पेट से नहीं, उस विवाद के बाद एक बहुत टर्निंग पॉइंट आया मिर्जापुर लोकसभा सीट पर, और राजा भैया ने यहां पर ऐलान कर दिया कि वो एसपी कैंडिडेट को समर्थन करेंगे। कहीं उसका तो असर नहीं। और संभल में तेजी से सपा का मार्जिन घट गया है, ये एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तेजी से समाजवादी पार्टी का मार्जिन घट गया है। 688 वोट से एसपी के उम्मीदवार अब आगे चल रहे हैं। पहले जो काफी बड़े वोटों के अंतर से आगे चल रहे थे, अब 688 हो गया है ये अंतर, यानी कि मार्जिन अब थोड़ा सा कम हो गया है। और सिर्फ 688 वोट है जिससे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ दीपक रंजन मौजूद हैं, हमारे साथ आनंद दुबे भी मौजूद हैं। आनंद दुबे, आपका रुख पहले करूंगी। ये जो तस्वीर है अभी भी आपको क्या बदलती हुई दिख रही है? एनडीए 36, आईएनडीए ये 42 उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लग रहा है कहां जाकर ये टैली रुक जाएगी? नहीं, देखिए अभी आपने जैसे संभल का दिखाया कि तेजी से जो है वो मार्जिन जो है वो घटा है, तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि चूंकि अभी बहुत जगह ऐसी हैं जहां कहीं 7 राउंड हुआ है, 8 राउंड हुआ है, ये कहीं 24 राउंड 25 राउंड तक की काउंटिंग है, कहीं 20 राउंड 21 राउंड तक की काउंटिंग है, तो ये थोड़ा हमें और इंतजार करना चाहिए। क्योंकि देखिए हम हारे या जीते, हम हमेशा जनमत का सम्मान करते हैं, हम कभी आरोप नहीं लगाते कि ऐसा हो गया वैसा। अब इनको देखिए, शुरू में कह रहे थे ईवीएम गड़बड़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे जब सीट थोड़ी बढ़ी है तो ईवीएम पे भरोसा इनका बढ़ा है, हल्का सा बढ़ा है, लेकिन अब चुनाव आयोग पे भरोसा घट गया। कह रहे नहीं वो तो कहीं धीरे चल रही है, कहीं तेज चल रही। थोड़ा धैर्य रखिए भाई साहब, ऐसा थोड़े न होता। हर आदमी पर आप शक करें, सबको आप चोर साबित कर दें, सारी संस्थाओं पर आप सवाल उठा दें, इस लोकतंत्र का अपमान मत करिए।